Welcome to all, guys. Today our topic of discussion is patent ductus arteriosus. We discuss pathology of patent ductus arteriosus. अगर हम इसकी वर्ड से इसका मतलब निकालें, पेटेंट का मतलब होता है स्टिल ओपन, और उसके बाद डक्टस आर्टियोसिस यानी डक्टस आर्टियोसिस स्टिल ओपन हो, अगर इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ठीक है, अब इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए फीटस सर्कुलेशन क्या होती है। ये एक कंजेंटल डिफेक्ट है बच्चों में जो मदर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान में ये डिफेक्ट पैदा होता है। और इस डिफेक्ट को हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फीटस सर्कुलेशन का थोड़ा सा हम इंट्रो लेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं फीटस सर्कुलेशन क्या होती है। फीटस सर्कुलेशन जो नॉर्मल मैन की सर्कुलेशन से डिफरेंट होती है, बिकॉज फीटस के जो लंग्स होते हैं ना, वो कोलैप्स फॉर्म में होते हैं, वो वर्किंग ही नहीं कर रहे होते, वो नॉन वर्किंग फॉर्म में होते हैं। इसलिए वहाँ पर जो ना ब्लड सप्लाई के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज मदर के ज़रिए होता है। इसके लिए प्लेसेंटा से एक वेन निकलती है, इसे कहते हैं अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन आगे से जाती है लीवर में एक स्पेसिफिक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं डक्टस वेनोसिस, और उसके ज़रिए वो डक्टस वेनोसिस के ज़रिए वो इन्फीरियर वेना कवा चली जाती है। इन्फीरियर वेना कवा से ब्लड मूव करेगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में जो ना सेप्टम जो होती है वो बच्चों में डेवलप नहीं होती, उनके दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है जिसे हम कहते हैं फोरामन अवेल। अब राइट एट्रियम से ब्लड मूव करेगा कुछ लेफ्ट एट्रियम में, और कुछ मूव करेगा राइट एट्रियम से मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में। अब कुछ ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, कुछ ब्लड यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया वो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओटा से पूरी बॉडी। अब जो ब्लड बच गया था जो राइट वेंट्रिकल में आ गया, वो ब्लड मूव करेगा ऊपर को किस में, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी से आगे को जाएगा लंग्स की तरफ। अब लंग्स जो फीटस में कोलैप्स हैं वो काम नहीं कर रहे। अब अल्लाह ताला ने इन दोनों के दरमियान में एक ओपनिंग रखी हुई है जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? वो एक ओपनिंग है किसके दरमियान में, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान में। पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के दरमियान में एक ओपनिंग है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। अब जो ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है वो बजाय के इधर जाए या इधर जाए, वो इस ओपनिंग के जरिए एओर्टा भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस एक ओपनिंग है जो किसके दरमियान में है, पल्मोनरी आर्टरीज और एओर्टा के दरमियान में। अब ब्लड कहाँ मूव करेगा, एओर्टा में। अब एओर्टा से ब्लड होता हुआ जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो भी होता हुआ अब एओर्टा में गया, एओर्टा से बॉडी टिश्यूज में जाएगा, बॉडी टिश्यूज में अम्बिलिकल आर्टरी में। अब अम्बिलिकल आर्टरी से ब्लड वापस बैक होगा प्लेसेंटा में। इस तरह से अब ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स जो है ना फीटस में मूव करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है ना वो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है ना वो ये कंडीशन है जिसमें ये हमने जो ओपनिंग थी ना, ये एक 12 से 24 घंटे के दरमियान में नॉर्मल बंदे में बंद हो जाती है, पर इस कंडीशन में ये ओपनिंग क्लोज नहीं होती और ये ओपनिंग ओपन ही रहती है। इसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या स्टिल ओपन ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है ना। अब इसका सबसे पहले हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की हमें डेफिनेशन को समझ आ गई कि ये ओपनिंग बच्चों में रहेगी। जो बच्चा जो है 12 से 24 घंटे के दौरान में नॉर्मल तो बंद हो जाती है, पर इन बच्चों में जो इस कंडीशन का शिकार होंगे उनमें ये ओपनिंग रहेगी। ठीक है। और यहाँ से ब्लड यहाँ को मूव करेगा एक लिविंग बेबी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका सबसे पहले जिसे कहते हैं काज और पैथोजेनेसिस। ये मतलब होता क्यों है और कैसे होता है। ठीक है। अब अगर हम इसका डिस्कस करें इसकी पैथोजेनेसिस में, इसका जो काज है ना, एग्जैक्ट काज इसका मालूम नहीं है कि किस वजह से होता है। ये कंजेंटल है, मतलब कि मदर में जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑर्गन फॉर्मेशन के दौरान में ये डिफेक्ट हो जाता है और ये ओपनिंग जो है ना क्लोज नहीं होती बाद में बच्चे में। इसके लिए ना एक स्पेसिफिक ना एसोसिएशन है कि अगर मदर को रूबेला वायरस का
अटैक हो जाए, रुबेला वायरस उस मदर को में आ जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान में, तो फिर क्या होता है, ये रुबेला वायरस क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, ब्लड में मूव करता है और फीटस में चला जाता है। फीटस के लंग्स में, हार्ट और लंग्स में जाकर ये जो है ना ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करता है। इसके ज़रिए शायद ये जो है ना पेरेंट डक्टस आर्टीरियोसिस का सबब बनता है। ये इसकी एक एसोसिएशन है। और दूसरा जो काज हो सकता है वो ये है कि प्री मेच्योर बेबी, अगर हमारा बेबी जो है वो प्री मेच्योर है, वो फुल बेबी, फुल 36 से 40 मंथ का बेबी नहीं है, वो प्री मेच्योर डिलीवरी हो गया, इसकी वजह से भी ये पेरेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की जो है ना डिजीज़ हो सकती है। ठीक है ना। अब ये थे इसके स्पेसिफिक एक दो काज। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस और इसके क्लिनिकल फीचर, मतलब पैथोजेनेसिस क्या होगी और क्लिनिकल फीचर हमें क्या मिलेंगे। देखो, अब ये ओपनिंग, यहाँ पर ये ओपनिंग बनी हुई है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट किए और ब्लड यहाँ पे मूव किया ऊपर को। अब इससे पहले अगर मैं ये डिस्कस करूँ, अब जैसे बच्चा पैदा हुआ है और ये 12 घंटे या 24 घंटे, एक दिन के बाद ये इसके लंग्स फुली काम करना स्टार्ट होंगे। अब लंग वर्किंग करना स्टार्ट होंगे। जब लंग वर्किंग कर रहे हैं तो फिर जैसे लंग वर्किंग कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे और ब्लड यहाँ से यहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देगा ना। जो राइट वेंट्रिकल से आता था पहले यहाँ पे आता था, अब यहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब लंग्स ओपन हो गए हैं। अब लंग्स वो अपना काम करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन में चेंज करेंगे। पहले मदर करते थी, अब लंग्स करेंगे। ठीक है। अब और ये अब वापस देंगे इसको किसके ज़रिए, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो है ना लेफ्ट एट्रियम को वापस देंगे ब्लड। ठीक है। वही नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये ओपनिंग क्लोज नहीं हुई। नॉर्मली ये ओपनिंग क्लोज होती है 12 से 24 घंटे के अंदर। अब मसला यहाँ से आएगा। अब देखो ना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर क्या हुआ, ब्लड आगे को मूव किया। अब यहाँ पर एक ओपनिंग बनी हुई है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के दौरान। जो पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। अब यहाँ पे एक ओपनिंग बनी हुई है, यहाँ पे एक सुराख बना हुआ है। अब यहाँ पे प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है, एओर्टा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और पल्मोनरी आर्टरीज का प्रेशर बहुत कम होता है। अब यहाँ पे सुराख है तो ऑब्वियसली बात है ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज में दोबारा मूव करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज से मूव करेगा। अब देखो ये क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड था वो राइट साइड वाले ब्लड के साथ शामिल हो रहा है। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फीचर है इसका, इसे हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंट। ठीक है। अब इनमें क्या स्पेसिफिक फीचर मिलेगा, लेफ्ट टू राइट शंट, यानी लेफ्ट साइड वाला ब्लड राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर लेफ्ट साइड वाला ब्लड यानी ऑक्सीजनल ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में मूव कर रहा है और लंग्स में जा रहा है, शुरू में हमें कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर या फिर स्पेसिफिक हमें सिम्टम नहीं मिलेगा जिससे हम कहें कि ये बंदा पेरेंट डक्टस आर्टीरियोसिस का शिकार है। बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा, देखो बाद में जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लंग्स में प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एओर्टा का प्रेशर ड्रॉप कर देगा और इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब उल्टा काम हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ नीचे से ब्लड ऊपर को मूव करेगा, एओर्टा में मूव करेगा। कहाँ से, पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए एओर्टा में मूव करेगा। जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से एओर्टा में जा रहा है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से जा रहा है लेफ्ट की तरफ, इसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट। अब ये वाली कन्वर्जन जो हुई है ना यहाँ पर, यानी जो पहले था लेफ्ट टू राइट, अब हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट। इस कन्वर्जन को हम कहते हैं ईजन-मेंगर सिंड्रोम। ठीक है। अब क्रोनिकली अगर ये बंदा ट्रीट नहीं होगा तो वो बंदा ईजन-मेंगर सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। ईजन-मेंगर सिंड्रोम क्या है कि प्रेशर बढ़ने की वजह से पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड है वो दोबारा बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर, एओर्टा में, और उल्टी सिचुएशन हो जाएगी। पहले क्या था, पहले ये था कि लेफ्ट टू राइट शंट था, अब राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है। अब पहले लेफ्ट टू राइट शंट को हमने कन्वर्ट किया किसमें, राइट टू लेफ्ट शंट में। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली ईजन-मेंगर सिंड्रोम। अब देखो, अब जो एओर्टा में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में मूव कर रहा है। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में मूव कर रहा है, अब बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है ना एओर्टा से। जब पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो फिर बॉडी में वही सिम्टम प्रोड्यूस होंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अब अगर यहाँ पर मेरे पूरे हाथ में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाए तो मेरे हाथ जो है ना, एज वी नो डैट कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो साइनोसिस हो जाएगी, यानी ब्लू हो जाएगी, पूरी बॉडी ब्लू हो जाएगी। सबसे पहला ये सिम्टम हमें मिलेगा। उसके बाद अब देखो, जब ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रही है तो फिर जो ना ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रही है, इसलिए इसकी वजह से जो ब्रीथ रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रीथ रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी। उसके बाद हमें
एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग में क्या होता है, जो नेल्स का साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ये भी हमें मिलेगा ईज़र-मैंगर सिंड्रोम में, यानी ईज़र-मैंगर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो हमें मिलेंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमें उसकी हार्ट कि अगर हार्ट से हम इसको सुनेंगे, हार्ट को हमें स्पेसिफिक साउंड सुनाई देगी जिसे मरमर कहते हैं, ठीक है ना। वो मरमर जो होगा वो मशीन लाइक साउंड, जैसे मशीन चल रही होती है ना, इस तरह से हमें हार्ट में साउंड सुनाई देगी, क्योंकि जब ब्लड जब कंट्रैक्शन के दौरान में ब्लड स्पीड से मूव कर रहा है, आगे को जा रहा है या पीछे, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसके दौरान में हमें स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होगी वहाँ पर, और हमें साउंड मिलेगी जिसे हम कहते हैं मशीन लाइक मरमर मिलेंगे, ठीक है ना। ये हमारे लिए डायग्नोस्टिक फाइंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये थे स्पेसिफिक फीचर जो हमें जो है ना क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स हमें मिलेंगे पेरियड आर्टियोसिस के पेशेंट में। उसके बाद अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से देखेंगे हार्ट को, और वहाँ पे देखेंगे क्या कोई ओपनिंग तो नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड जो हम देखने के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। उसके बाद हम मरमर भी सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेसिफिक इतना इसका जो डायग्नोस था। उसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में हम दो तरह से करते हैं, एक मेडिकेशन और एक सर्जरी। मेडिकेशन में हम क्या करेंगे, वो मेडिकेशन देंगे जो वैसोडाइलेशन को कम करें, यानी अगर वैसोडाइलेशन ज़्यादा होगी कम होगी तो फिर क्या होगा, जो पेरियड आर्टियोसिस है वो अपनी जो है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जो स्पेसिफिक ड्रग देते हैं ना उसे हम कहते हैं इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन क्या करती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन ई को इनहिबिट कर देती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो है ना ये स्पेसिफिक वैसोडाइलेटर है जो प्रोड्यूस होता है पेरियड आर्टियोसिस सेल से। अब ये प्रोड्यूस कम होगा तो फिर डायलेशन कम होगी, तो वो इसका बहुत चांसेस है कि उसका साइज़ जो है ना कम हो जाए, ठीक है ना, वो बंद हो जाए। अगर वो ना हो तो इसकी वजह से हम इसके लिए हम नेक्स्ट देते हैं सर्जरी करते हैं, और उसमें हम स्टिचेस के ज़रिए वो उसको सुराख को बंद करने की कोशिश करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप इट विल हेल्प फॉर यू। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल then please do like and subscribe. If you have any question please ask. Thank you very much.